गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ऐसा है, ये हैप्पी दिवाली और राम मंदिर के खिलाफ वाले और सपोर्ट वाले यहां सब बंद करो ये सब, ठीक है? वरना क्लास बंद हो जाएगी अभी। धर्म को लेके यहाँ कोई चर्चा नहीं। नेहा, बातें बंद कर दो, मैं क्लास बंद कर दूंगा, नहीं तो कोई भी एक्स्ट्रा टॉक नहीं चलेगी यहाँ पर। ये क्लास है, ठीक है? तो हाँ, गुड। आप लोग पढ़े लिखे हो, कहाँ राजनीति के चक्कर में पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो और खुद अपनी समझदारी से काम लो, ठीक है? क्लास के अंदर पढ़ाई के वक्त है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट हो जाते हैं। जब आप पढ़ रहे हो, फार्मेसी पढ़ रहे हो, यानी कि साइंस पढ़ रहे हो, जब आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ना मंदिर की बातें, ना मस्जिद की बातें, ना चर्च की बातें, फिर सिर्फ साइंस की बातें। ओके, फिर किसी धर्म की बातें नहीं। ओके, चलिए। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो सिर्फ साइंस की बातें, किसी भी धर्म की बातें नहीं। पढ़ाई हुई, पढ़ाई हुई। लिपिड का मेटाबॉलिज्म किन किन लोगों ने पढ़ाई कर ली है? देखते हैं, अभी एमसीक्यू टेस्ट होगा, ठीक है ना? बेटा एक चीज ध्यान रखें, जो यहाँ पे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को, ये प्रैक्टिस आपकी दोनों ही चीजों के लिए है, ठीक है? दोनों चीजें मतलब आपकी डी फार्मा की प्रैक्टिस के लिए भी है, प्लस जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं वो आपका एग्जिट एग्जाम के लिए भी है। अब वो क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, कैसे, किस पैटर्न पे मैं बना रहा हूं, ये आप लोगों को बात में क्लियर कर दूं। आप अगर प्रीवियस ईयर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फार्मेसी टेस्ट उठाएंगे अगर, ठीक है ना, तो उसको जब आप उठा के देखेंगे तो उसको मैंने एनालाइज किया है, ठीक है? उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन की रहते हैं एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम में रहते हैं, तो उसी पर्पज से क्या एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक बार भी हुआ नहीं है। प्लस हमारे जो अभी तक फार्मेसी में क्वेश्चंस आए हैं, तो क्योंकि एग्जिट एग्जाम का मेन पर्पस यही है, केवल देखना कि बच्चे को बेसिक बातें पता है या नहीं पता है, वो आंसरिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है, पहली चीज। तो यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं होगा कि ये फार्मेसी का एमसीक्यू है, कि ये एग्जिट एग्जाम का एमसीक्यू है, कि ये गवर्नमेंट एग्जाम का एमसीक्यू है। जो एमसीक्यू करा रहा हूं वो आपको तीनों जगह फायदा करेगा। एक और चीज हाँ बताने वाला था मैं आपको, बहुत से बच्चों को कॉल आते हैं सर गवर्नमेंट के लिए, तो बेटा आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, यही सिलेबस आपका एग्जिट एग्जाम के लिए भी है, यही सिलेबस आपका गवर्नमेंट के जो फार्मेसी के टेस्ट होते हैं उसके लिए भी है। तो जो बच्चा गवर्नमेंट टेस्ट के लिए कोर्सेज को लिए हैं, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमको प्रैक्टिस करनी, तो हमने ले लिए हैं कोर्स आपका, हमको पूरा पढ़ना था, तो वो बच्चे केवल सेकेंड ईयर का कोर्स लें, उसी में लगभग पूरा कवर हो जाएगा। उसी में आपका एमसीक्यू वाले सारे 8 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है? 8 यानी फर्स्ट ईयर वाले भी सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में ऐड करूंगा, तो वो पूरा एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी वहां से चलेगी। तो यहां पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, वो क्वेश्चन आपके फार्मेसी एग्जिट एग्जाम और साथ साथ में गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज से भी एकदम 100% सटीक है, ठीक है? तो जो बच्चे आगे ये सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे सेकेंड ईयर के बाद, तो वो अभी से जुट जाएं। जो मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो मैं यहाँ तैयारी करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन पे फोकस करते हुए चलें। आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ ही आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? और जब एक बार एग्जिट एग्जाम हो जाएगा, पूरा एनालिसिस करके दूंगा आपको मैं, उसके बाद इसी में ही हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की भी आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करवा देंगे। और यहाँ पर जो तैयारी मैं करवाऊंगा आपको बेटा, वो इस कदर की तैयारी होगी कि अगर आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है सेकंड ईयर जैसा मैं करवा रहा हूं, तो आप आंख बंद करके किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? फोड़ के आ जाओगे आप, जो मैं यहाँ तैयारी लेकर के चल रहा हूं। जो यहाँ थोड़ी सी डिटेलिंग चल रही है बेटा, वो डिटेलिंग का पर्पस सिर्फ यही है कि आप एग्जिट एग्जाम अगर वहां पर कोई डिटेलिंग आती है, प्लस साथ साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आप क्या हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है? जब यहां से पढ़ के बच्चा ये कहे कि हाँ मैंने सेकंड ईयर करते करते गवर्नमेंट एग्जाम दिया और फोड़ दिया, सिलेक्शन हो गया, उसका मजा फिर अलग है।
तो केवल वहां तक सीमित मत रहो, पढ़ाई करो डट के, ठीक है, जम के तैयारी पढ़ाई करो, और कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आगे गवर्नमेंट एग्जाम भी आप निकाल लें, फोड़ दें उसको। तो करवा रहा हूं इसीलिए थोड़ी सी डिटेलिंग रहती है, ठीक है, जिससे कि आपको दाएं बाएं की चीजें एकदम सटीक रहें दिमाग में और आप उसको बढ़िया करके चलें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बस यही कहना चाह रहा हूं कि मेरी क्लासेस को हल्के में ना लें, जो तैयारी करवा रहा हूं, और ये जितने भी क्वेश्चन है, एक आपकी प्रैक्टिस यहां पर हो रही है, यही क्वेश्चन आने वाले टाइम पर आपके क्या होंगे, जो ऐप है उसमें भी आपके ऐड होंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज ऐड होंगे, फिर कंबाइंड एक साथ ऐड होंगे, तो आपकी डबल प्रैक्टिस। उसके बाद आपकी एक लास्ट में आते आते हम लोग एग्जिट एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे उसमें, जिसमें कि आपकी पूरी कंबाइंड प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अब से, आज मंडे है, ठीक है ना, अब से कोई संडे नहीं होगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी केवल वही होगी जो कई बार, जैसे मैं कई बार बिजी हो जाता हूं या कई बार आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूं, तो मजबूरी है, क्लास नहीं ले सकता। अब से कोई बच्चा ये, अच्छा जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो लोग तो मजे में हैं, उनका सिलेबस बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो बच्चे अभी जुड़े हैं, लेटेस्ट नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, मई जून में एग्जाम है, 3-4 महीने में सिलेबस खत्म करना है, तो आपकी ये क्लास तो चलती ही रहेगी, उससे परेशान ना हो। इसके अलावा आपकी एक अलग से क्लास भी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, जहां पर सिलेबस आपका स्टार्टिंग से चलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही इस क्लास में हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो जाएगा, उम्मीद है फेब तक खत्म हो जाना चाहिए, तो उस क्लास को फिर इसी क्लास में मर्ज कर देंगे, मतलब वाली क्लास हटा के फिर इसी क्लास में ले आएंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी अलग से क्लास स्टार्ट होगी जहां पे आप लोग शुरू से पढ़ेंगे, और 1 फरवरी से ही आप लोगों का जो एग्जिट एग्जाम के लिए ये रहेगा, क्लास रहेगी फर्स्ट ईयर वाली, वो भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो कंबाइंड मतलब एक तरह से मान के चलो फरवरी पहली से आपका बहुत सारा चीजें इकट्ठी होना स्टार्ट हो रही हैं, तो जम के तैयारी करनी है और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। जो नए बच्चे हैं वो लोग फिलहाल, आज टेस्ट वगैरह है, बहुत से बच्चे आज ही नए जुड़े हैं, तो टेस्ट है आज, उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर शायद आप लोग आंसर ना कर पाओ, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि अलग लेवल का है थोड़ा सा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाई किसी वजह से, वो लोग बेटा नोट्स या मोबाइल लेके सामने बैठे, जिससे कि आप देख करके आंसर करेंगे तो आपका रिवीजन होता चलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, वो थोड़ा सा भी एडजस्ट करेंगे, क्लास कैसे रखें, क्या रहेगा, थोड़ा सा फिर बस जल्दी आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे कैसे कैसे क्लास रखनी है, गैप करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, दिसंबर जनवरी में अब जुड़ रहे हैं बच्चे, तो उनका आगे का सिलेबस भी लेकर के चलना है। प्लस जो बच्चे ऑलरेडी हैं वो भी अपना रिवीजन कर सकते हैं दोबारा से, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजा आएगा उसमें फिर, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ बेटा, ये वाला लेक्चर मैं आप लोगों को, मेरा जो लेक्चर मैं ये अभी ले रहा हूँ, टेस्ट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे ही मिलने वाला है। कारण क्या है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं बेटा अभी जुड़ जाए, बाद में जुड़ेंगे, नो डाउट आपको रिकॉर्ड चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर अप्रैल में जुड़ते हैं, मार्च में जुड़ते हैं, तो उसके बाद फिर वापस शुरू से सिलेबस करा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनको बता दें, या फिर जो बच्चे लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाने के बाद देखेंगे, तो अगर जुड़ना चाहते हैं बेटा जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि अब 1 फरवरी से वापस से हम शुरू से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, ठीक है ना, तो वहां से आप लोगों का बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग लिपिड के मेटाबॉलिज्म से। और आज हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग थोड़ा सा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीजें टफ हैं, तो टाइमिंग को हम अगेन वही 1.5 मिनट का रखते हैं, ठीक है। 1.5 मिनट की टाइमिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको आंसर देना रहेगा। क्लियर है बातें? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लिपिड मेटाबॉलिज्म का, और ये रहा, इन लाइपोलाइसिस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ब्रेक्स इनटू। चलो बेटा देखिए किस किसने तैयारी कर रखी है, किस किसने पढ़ाई करी है। इन लाइपोलिसिस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, देखो यहाँ पे बेटा जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन करेंगे उनको 2 बातें समझ में आएंगी। लाइपोलिसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, तो ये भी आपका एक डेफिनेशन तैयार हो गई, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। और जिन बच्चों की हिंदी वीक है बेटा, वो लोग थोड़ा सा जितने भी टर्म्स हैं इंग्लिश के उन्हें समझते चलें, क्योंकि अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप लोगों का जो एग्जिट एग्जाम है
वो इंग्लिश में होगा जब तक कि आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये वो हो गया ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, कॉपी वो हो गया, लास्ट के दोनों सेम सेम आ गए ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है ये, लाइपोलिसिस में यानी कि लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो उसमें जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है वो किस किस में टूट जाता है, ठीक है। तो वो किस किस में टूट जाता है, तो इसका आंसर जी हाँ, वो टूटता है हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। चाहिए आंसर मार लो, चाहिए कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हो गए। तो लाइपोलिसिस यानी कि आप ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। उम्मीद है अब आपको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अच्छे से समझ में आता होगा, है ना। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हम लोगों ने लिपिड्स में ही पढ़ा था। यहां पर क्या हो रही है, लाइपोलिसिस होती है, ठीक है, और ये टूट जाता है किस किस में, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ये रहा अपना लाइपोलिसिस। अब इसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो स्टेप्स आप लोगों को याद करने हैं, वो आपका लाइपोलिसिस पूरी प्रोसेस आपको याद हो जाएगी। थोड़ा जूम क्लियर नहीं है क्या, बेटा क्लियर है मेरे ख्याल से, आई थिंक। आप अपना थोड़ा पिक्चर क्वालिटी सेट करो, कि जूम करूंगा तो थोड़ा सा, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, लाइपोलिसिस में क्या हो रहा है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ब्रेक कर जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। लाइपोलिसिस ऑकर इन, सिंपल सा सवाल है, फटाफट, लाइपोलिसिस ऑकर इन, बेटा एग्जिट एग्जाम में हिंदी का अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, तो इसीलिए हम अभी से प्रैक्टिस करवा के चलेंगे आप लोगों को, जिससे कि अभी से, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं, आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो लोग थोड़ा सा बेटा हर एक का भले अपना डी फार्मेसी का पेपर हिंदी में लिख देना, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या है और ये क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। लाइपोलिसिस ऑकर इन, लाइपोलिसिस ऑकर इन, लाइपोलिसिस कहां होती है, गुड 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 गुड, काफी बच्चों के आंसर सही हैं इसमें। तो लाइपोलिसिस कहां होती है हमारी, कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, बेटा प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना है हमको, ठीक है। जिन बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं वो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और देखें क्वेश्चन नंबर 2 मेरा गलत हो गया है, उसके बाद करना क्या है ना, ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर के ऐप में आ जाता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू टेस्ट के रूप में ऐप में आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल जो लेक्चर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 गलत है, तो इसको वापस से जाकर के आपको लेक्चर को देखना है और समझना है कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। टाइम अप हो गया। तो कहां होते हैं लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस हमारा कहां होता है, एडिपोज सेल में, याद आया, जो हमारा एडिपोज सेल होता है यहां पर क्या होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये ब्रेक कर जाता है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, और ये फिर कहां निकल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, कहां आ जाते हैं, ये ब्लड में आ जाते हैं हमारे। तो ये कौन सा सेल है, एडिपोज, ये कौन सा सेल है, एडिपोज सेल। फैटी सेल्स कहते हैं जिनके अंदर फैट स्टोर होता है, याद रखें, एडिपोज सेल स्टोर करते हैं क्या, फैट। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, हमारी बॉडी में फैट कौन स्टोर करता है, एडिपोज सेल स्टोर करते हैं। बेटा हिंदी में देखो, मैं
बोल रहा हूं, बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं समझा दूंगा बाद में। लाइपोलिसिस ऑकर, लाइपोलिसिस होता है इन किसमें, अभी ये सब सेल के नाम है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बातें? चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। नेम द हार्मोन विच एक्टिवेट लाइपोलिसिस। मैंने कहा मेरी क्लास में अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो यहां पर तुक्केबाजी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, पढ़ के आएंगे तो ही आप आंसर कर पाएंगे। है ना, जो बच्चे पहले से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आए हैं उनको मेरा इस कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। नेम द हार्मोन विच एक्टिवेट लाइपोलिसिस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हार्मोन्स पता होने चाहिए, कौन कौन से हार्मोन्स लाइपोलिसिस को एक्टिवेट करते हैं, कौन सा हार्मोन लाइपोलिसिस को ब्लॉक करता है, होने नहीं देता है। तो थर्ड का आंसर दें, चलो थर्ड का आंसर दो, देखें जरा। हिंट दे रहा हूं बेटा, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। मतलब मैंने दिया है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज को परखेगा ये वाला क्वेश्चन। देखें जरा, कौन है यहां से। टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए, अमन कह रहे हैं ये सही है, टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। अच्छा, मैं टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे करता हूं, गुड। बेटा उससे क्या है ना, जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसका एकदम दिमाग, और जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है वो बच्चे एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। तो इस बार की फेंकी हुई गुगली पे सभी लोग क्लीन बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। क्या आंसर होगा इसका? स्टिल कंफ्यूज, इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑल। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ाई करी है उसको समझ में आएगा। याद है मैंने लास्ट टाइम भी एक ऐसा क्वेश्चन डाला था, तो मैं क्या कहता हूं कि मेरे जब पढ़ रहे हो मेरे क्वेश्चन लगाओगे तो ये नहीं कि अंधाधुंध लगा दिया एबीसीडी, सारे ही हैं इसके आंसर, ठीक है। इसके ऑप्शन में सारे आंसर होंगे, ठीक है। और अच्छा, ये एक्टिवेट करता है, कौन सा है जो डीएक्टिवेट करता है? डीएक्टिवेट करने वाले का नाम क्या है? इंसुलिन। तो ये भी एक याद हो गया, यहां पर हमें डीएक्टिवेट कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन लाइपोलिसिस को रोकता है, ठीक है। चलो आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर इन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑकर इन। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है, देखें जरा किसका आंसर सही आएगा। गुड 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 गुड। याद आया किस तरीके से फैटी एसिड हमारा ब्लड में आ जाता है, ब्लड से फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से फिर कहां जाता है? याद आया? फैटी एसिड, ठीक है ना, ये कहां जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड से फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं वापस सेल के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बात समझ में आई? लिवर नहीं होगा, लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लिवर यहां पर
ओके, यहां पर अभी एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि लीवर भी तो इसका आंसर हो सकता है, बट यहां पे लीवर आंसर ना होकर के माइटोकॉन्ड्रिया आंसर इसलिए होगा, मैं बताऊं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द एग्जैक्ट लोकेशन। लीवर के अंदर भी कहां पर, बात समझ में आई? तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। जिसने आंसर लीवर दिया तो लीवर आंसर ना होकर के माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एग्जैक्ट प्लेस कि वो, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई बीटा ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर में, लिवर के अंदर फिर वो कहां हो रहा है, तो वो चीज आपको समझनी है, ठीक है। बात समझ में आई? तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑर्गन लिखे होते हैं यहां पर लिवर, किडनी, इस तरह से, तो आंसर लिवर आ जाता, ठीक है ना, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई? चलो फिफ्थ, पामेटिक एसिड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस। पामेटिक एसिड पता है ना क्या होता है? पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, फटाफट लगाओ दिमाग। पामेटिक एसिड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस, पामेटिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, बल्कि यहां पे मोर करेक्टली कहना चाहिए पामेटिक एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हमको वो क्या देता है? कंफ्यूज हो बेटा, देखो प्रोसेस को आपको पढ़ना है। देखो एक आंसर आया सही, बेटा पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, यहां पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, लिपिड जो है, ये जो मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है, एक बार में नहीं होगा, और यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिफिकल्ट इसलिए लग सकते हैं क्योंकि कई सारे स्टेप्स हैं, यहां पर थोड़ी सी बारीकियां हैं, ठीक है। तो पायरुवेट बनता है जब हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। बीटा ऑक्सीडेशन, जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो रूप लेता है, मतलब फैटी एसिड जो टूटता है और जब पहुंचता है, तो स्पेशली वो कौन सा वाला होता है? पामेटिक एसिड होता है। इसीलिए हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन है पामेटिक एसिड। फैटी एसिड जो पामेटिक एसिड है, ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो वो क्या है हमारे पास? पामेटिक एसिड का रूप होता है। यानी कि फैटी एसिड में कौन सा वाला है? पामेटिक एसिड है। इसको आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, पामेटिक एसिड के नाम से हमारे सिलेबस में भी है। तो फैटी एसिड में कौन सा है? पामेटिक एसिड। जब ये टूटता है तो क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और फिर पता है ना एसिटाइल कोएंजाइम में कहां एंटर मारेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में कहां एंटर मारता है? क्रैब्स साइकिल में। याद आया? क्रैब्स साइकिल से क्या निकाल के देगा हमको? ये NADPH निकाल के दे देगा बाद में, और उससे हमको क्या मिल जाएगा? फाइनली हमको ATP मिलता है। तो फिलहाल जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है फैटी एसिड का, वो हमें क्या दे रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए दे रहा है। बात समझ में आई? एसिटाइल कोएंजाइम ए दे रहा है। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ पाथ ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड। फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? फिर वो किस में बदल जाता है, फिर वो किस में बदल जाता है, फिर वो किस में बदल जाता है? याद है किसी को? यानी कि यहां पर जिसको पूरी बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेप्स याद होंगे, तो उसमें क्या क्या बनते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आप लोग जिसको याद है वो फटाफट लिख करके साइकिल को रिवाइज कर पाएगा। हाँ, वो लास्ट में 2 कार्बन रिमूव होते हैं, ठीक है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाते हैं, बाद बाकी वो फिर से प्रोसेस में चालू हो जाता है। क्या किसी को याद है बीटा ऑक्सीडेशन का पाथ? क्या क्या बनते हैं हमारे पास वहां पर? देखें जरा। लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ पाथ ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एक तो स्टार्टिंग और फाइनल जो है उसको समझने के लिए है, और ये क्वेश्चन आपको बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा चार्ट याद दिलवाने के लिए है, ताकि आपको पूरा चार्ट याद आए बीटा ऑक्सीडेशन का।
चार्ट मतलब उसका पाथ याद आ जाए। लिस्ट द प्रोडक्ट्स होना चाहिए एक्चुअली यहां पर, उसके सारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से बीच में बन रहे हैं। चलो तो याद नहीं है, ठीक है, बच्चों को भूल गए हैं बच्चे, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बता दूं यहाँ क्वेश्चन का मेरा जो मेन पर्पस था वो केवल पर्पस क्या है, ये देखो, ये है इसका पाथ, है ना, ये हमने याद कराया था। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, यही हमारे पास क्या होता है, पामेटिक एसिड होता है। ये हमारे पास क्या है, पामेटिक एसिड है। फिर ये क्या बनेगा, ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम ए, इससे क्या बनेगा, 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। फिर इससे क्या बनेगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। फिर अल्टीमेटली ये टूट जाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम में, मतलब 2 कार्बन कम हो जाते हैं, एक और 2 कार्बन निकल गए और एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये चला जाता है हमारा क्रैब साइकिल में। याद आया? तो ये साइकिल बेटा आपको याद नहीं तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने, मैं पहले ही बताया था, केवल आपको क्या याद करना है, क्या क्या बन रहे हैं और वो किस एंजाइम की मौजूदगी में। तो एंजाइम याद करना बड़ा आसान होता है। एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस, इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेस, ठीक है, हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस। तो यही नाम आगे डिहाइड्रोजनेस या हाइड्रेटेस इस तरह से वर्ड ऐड करने होते हैं, इजिली याद हो जाता है इस बात। चलो, जिन बच्चों ने भी कोशिश की वेरी गुड, ठीक है, और जहां जहां गलती है उसको समझे। मैं फिर कह रहा हूं बड़ा आसान होता है, जैसे फैटी एसाइल कोएंजाइम में तो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस, तो पहले याद करें किससे क्या बनता है, फिर एंजाइम को याद करना बड़ा आसान है, एंजाइम का नाम ऊपर वाले के नाम से ही होता है, एंजाइम का नाम ऊपर वाले के नाम से होता है, तो बड़ा इजीली याद हो जाएगा। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है, ये पाथ आपको याद करवाना था मेरे को। क्लियर है बातें? तो लास्ट में हमको पहला क्या मिला, फैटी एसिड, और लास्ट में हमको क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम है, और अगेन फैटी एसाइल कोएंजाइम है, जिसमें से 2 कार्बन कम हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मली इसके अंदर कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर 2 निकल जाते हैं, फिर ये 14, फिर ये वापस इसी साइकिल में जाता है, फिर होता है, फिर यहाँ पे 12 रह जाएंगे, फिर इसी साइकिल में होता है, इस तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। बेटा इसीलिए मैंने पूरा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरा याद करो, जिससे आपको पूरा रिवीजन होगा, और स्पेशली लिपिड वाले क्वेश्चन में लेकर के आया, इसीलिए। क्लियर है बातें? फटाफट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कीटोजेनेसिस हैपेंस एट हायर रेट, कीटोजेनेसिस का रेट बढ़ जाता है कब, 7th का आंसर दें, कीटोजेनेसिस का रेट बढ़ जाता है कब। अब कीटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आना चाहिए, कीटोजेनेसिस का रेट बढ़ जाता है कब, है ना, तो एक कंडीशंस भी है जो क्वेश्चन में आते हैं, हमको पता होना चाहिए कीटोजेनेसिस की एक साइकिल है, किन कंडीशन में होती है कीटो। गुड 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 गुड, बच्चों को पॉइंट याद आ गए। कीटोजेनेसिस हैपेंस एट हायर रेट, कीटोजेनेसिस की दर किन कारणों में बन जाती है, किन किन परिस्थितियों में शरीर में ऐसा क्या क्या होता है कि कीटोजेनेसिस की दर बढ़ जाए, या यूं कह लो कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल केस में हम लोग को पता है ना, देखो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और जिन लोगों ने लेक्चर अभी अटेंड नहीं किया, जो बच्चे नए हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, फिर कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म वाला टेढ़ा चैप्टर है, मतलब पूरी बायोकेमिस्ट्री में टफ चैप्टर माना जाता है ये, तो बिल्कुल परेशान ना हो, वापस रिपीट होगा ये। तो देखो इसमें होता क्या, हम सबको पता है फैटी एसिड नॉर्मली, नॉर्मल केस में जब कुछ नहीं है तो फैट टूटता है और हमको क्या दे देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए दे देता है, ठीक है।
कब ऐसा हो रहा है? जब बॉडी में ग्लूकोज वगैरह नॉर्मल है। लेकिन जब ग्लूकोज की कमी होती है बॉडी में, है ना, हम ब्रेन वगैरह होता है वहां पर ग्लूकोज की कमी होने लगती है, तो यही फैटी एसिड हमारे क्या बनाता है? कीटोन्स बॉडी बनाता है फिर, ताकि ग्लूकोज को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? कीटोजेनेसिस। और जो कीटोन्स बनती हैं वो एज ए एनर्जी सोर्स का काम भी करती हैं। तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल तब भी है ऑन एग्जेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व हमारी बॉडी में क्या है? ग्लाइकोजन अगर खत्म हो गया उस कंडीशन में भी, ग्लूकोज लेवल कम हो गया तब भी। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट इंसुलिन, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम होगा तो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में होती है खाना खाने के बाद, वो हमारे सेल तक नहीं जा पाती है, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाती है। तो अगेन सेल के पास एक तरह से क्या हो गया? ग्लूकोज का कमी हो जाती है। और ये तीनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा? कीटोजेनेसिस हमारी होती है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे सेल्स के पास ग्लूकोज की कमी हो जाए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। चलो अब दिमाग वाले क्वेश्चंस, जिन लोगों ने पढ़ाई करी है। ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट, फास्टिंग मतलब बेटा जब आप व्रत रख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज इन द लिवर टू एस्टाइल कोएंजाइम विच कन्वर्ट्स टू द, ठीक है। अच्छा, यहाँ पीछे एक चीज गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ क्या हो गया? ये, हाँ, फैटी एस्टाइल कोएंजाइम है, ये स्टेप यहां ना आकर के एस्टाइल कोएंजाइम है, और ये आगे चले जाते हैं एटीपी बनाने के लिए, यानी क्रैब साइकिल में। लेकिन जब कीटोजेनेसिस होती है तो एस्टाइल कोएंजाइम है, यहां पर आकर के कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड डायरेक्ट दिखा दिया तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो ऑक्सीडाइज इन द लिवर टू एस्टाइल कोएंजाइम में, यहां तक तो बात सही है। लेकिन इसके बाद फिर वो क्या करता है? एटीपी ना बना करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कुछ कीटोन बॉडीज। तो वो कौन सी 3 कीटोन बॉडीज हैं? 8th में बताना है तुमको, कौन सी 3 कीटोन बॉडीज हैं जिसमें हमारा फैटी एसिड टूटता है। याद है किसी को? कौन सी 3 कीटोन बॉडीज हैं जिसमें कि हमारे ये ब्रेक कर जाते हैं? फटाफट इसका आंसर दो, इसका टाइम भी अप हो गया है। याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? एसीटोन होता है, एक होता है एसीटेट होता है, और एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कीटोन बॉडीज। तो बेटा ये नाम आपको वैसे भी याद होने चाहिए, क्योंकि आपको कीटोजेनेसिस जब पूछी जाएगी तो आपको नाम आने चाहिए, है ना, उसका जब पाथ आपको आएगा। 3 कीटोन्स, एसीटोन, एस्टोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। जिन बच्चों के क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग जाकर के इसको चेक करेंगे कि अच्छा, ठीक है ना, कौन कौन सी कीटोन बॉडीज थी। और जो क्वेश्चन बेटा मैं करवा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके, एक तो आपको आपकी साइकिल को याद करने में हेल्प करेगा, प्लस आपका एमसीक्यू में तो इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलाइजिंग। कीटोलाइसिस में क्या चीज कैटाबोलाइज होती है? हाँ, ये 3 आंसर। 9th का आंसर दें, कीटोलाइसिस में क्या चीज कैटाबोलाइज होती है? कीटोलाइसिस में क्या चीज कैटाबोलाइज होती है? क्या चीज ब्रेक कर रही है? क्या नाम बोलोगे उसको? दोनों क्वेश्चन पीछे वाले और ये वाले आपस में कंबाइंड है, यानी कि पीछे वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आंसर दे दोगे। फटाफट आंसर करें।
गुड, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई है। तो कीटोलाइसिस में क्या चीज, लाइसिस है ना, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। लाइसिस का मतलब ब्रेक कर, टूटना, ठीक है। कीटोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, टूट रही है, जो चीज टूटती है, कोई रिएक्शन में टूटना होता है तो उसको हम लोग कैटाबोलाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबोलाइज बोलते हैं। कैटाबोलाइज मतलब कोई बड़ी चीज जब छोटी चीजों में टूटती है। यानी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो कीटोन बॉडीज हमारी बनी थी, वो ये जो प्रोसेस है हमारे पास कीटोलाइसिस, इस प्रोसेस के माध्यम से, इस प्रोसेस के उससे ब्रेक करेगी। तो यहां पर अब कौन टूटेंगे, कीटोन बॉडीज, ठीक है। ये ब्रेक करेंगी और हमको क्या देंगी, एनर्जी देंगी। क्या देंगे, एनर्जी। जहां जहां जरूरत है, जब ग्लूकोज की कमी हो गई है तो वो एक्स्ट्रा कोएंजाइम में ना बन के क्या बनता है, कीटोन बॉडीज बनता है। प्रोसेस याद आ रही बेटा, वो जो साइकिल स्टार्टिंग में मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था, पूरा एक चक्र बनाया था, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, वो दिमाग में सेट रखना है आपको, ठीक है ना। जो क्लास इसलिए कह रहा हूं, लाइव क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। यस, संदीप कांगरा ने एकदम बता दिया, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब तोड़ना। गुड, 9th हो गया, 10th की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो, कीटोलाइसिस प्रोवाइड डैश फॉर एटीपी सिंथेसिस देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। कीटोलाइसिस यानी जब कीटोन बॉडी टूटती है हमारे पास, तो वो कम एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बीटा ऑक्सीडेशन के मुकाबले में, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, या नन ऑफ दिस। यानी कि जो एनर्जी हमको मिलेगी एटीपी सिंथेसिस के तौर पे, तो कीटोलाइसिस कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी कैसी होती है बताओ, है ना भाई। कोई प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस छोड़ के अगर कोई दूसरी प्रोसेस हो रही है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तभी तो कोई भी शरीर में जो काम होगा बॉडी फायदे के लिए करती है ना। यानी कि ग्लूकोज की कमी हो चुकी थी, अब बीटा ऑक्सीडेशन होता नॉर्मल तो उतनी एनर्जी हमको प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसने एक तरीका ऐसा अपनाया कि हमें और ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। और वो तरीका क्या था, कीटोन बॉडी का, ठीक है। हाँ, वो एक हार्मफुल वाली बात बाद में करेंगे, अभी एक की अभी नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, बात समझ में आई गई है। तो ये हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है भैया, तभी तो फायदा है ना। बॉडी, हमारी बॉडी क्यों बीटा ऑक्सीडेशन छोड़ के कीटोन बनाने पे आ गई जब ग्लूकोज की कमी थी, ताकि उतनी ही चीज से, उतने ही फैटी एसिड से हमको और ज्यादा एनर्जी मिल सके। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कीटोजेनेसिस ऑकर्स प्राइमरली इन द, कीटोजेनेसिस कहां होती है, वेयर इज कीटोलाइसिस ऑकर इन द डैश सेल। कीटोजेनेसिस किस सेल में होती है और कीटोलाइसिस किस सेल में होती है। अगर पीछे वाले क्वेश्चन अभी पढ़ते आ रहे हो सही से तो वहीं से हिंट मिल जाएगी। कीटोजेनेसिस कौन से सेल्स में होती है और कीटोलाइसिस कौन से सेल्स में होती है। फटाफट आंसर करें। अभी देखो, कीटोजेनेसिस तो हम पढ़ रहे थे ना, कीटोन बॉडी कहां बन रही है, तो वो तो हिंट मिल गई होगी। तो यहां पर अगर, अब देखो कई बार ऐसे समझ में आता है ना, जैसे अगर पीछे देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, कि अभी हम कीटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, कीटोजेनेसिस हमारी कहां हो रही थी, है ना, फैट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में ना जाकर के कीटोन बना रहा था, कहां हो रहा था, लिवर में हो रहा था। तो एक तो आंसर मिला कि हाँ भैया कीटोजेनेसिस हमारा लिवर में हो रहा है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन करने का तरीका भी होता है कि पहले कॉलम में आंसर क्या आना चाहिए, कीटोजेनेसिस का लिवर का, तो ये और ये, यानी कि ये दो आंसर तो नहीं होंगे, ये दो आंसर तो नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से भी ऑप्शन को देखा जाता है कई बार कि कीटोजेनेसिस कंफर्म था लिवर में हो रहा है, तो लिवर के लिए एक ये आंसर है कि ये आंसर है। अब दूसरा क्या बचता है,
कीटोलाइसिस, कीटोलाइसिस क्या था, दिमाग दौड़ाएंगे अगर, कीटोन्स जो बन गए थे फिर वो एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, तो एनर्जी देने का काम कहां करेंगे वो, क्या स्टमक में या नॉन लिवर सेल, नॉन लिवर सेल में सब आ जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, मसल्स, ये सारे क्या है, नॉन लिवर सेल्स, केवल स्टमक नहीं, तो बेस्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ये हुआ। इस तरीके से भी कई बार हम लोग अपने आंसर को जज करना आना चाहिए, कि एक आधा पता है, बाकी को हम लोग गेस करके जज करके आंसर दे पाए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता, आधा पता है, तो आधा थोड़ा सोच करके, दिमाग लगा करके हम काम को कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंजाइम था, तो हमने इसको SCOT है ना, सक्सिनिल कोएंजाइम में 3 कीटो एसिड कोएंजाइम में ट्रांसफरेज, इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग, सक्सिनिल कोएंजाइम में 3 ऑक्सिलो एसिड कोएंजाइम में 3 ऑक्सिलो एसिड ट्रांसफरेज। तो ये नाम थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है बच्चों को याद करने में। ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसकी जरूरत होती है फॉर, किसके लिए, एंड इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द मैमेलियन सेल एक्सेप्ट फॉर हेपेटोसाइट। ठीक है, ये कहां मौजूद, कहां किस काम में होता है, कहां मौजूद होता है और कहां मौजूद नहीं है, सारी बातें लिखी है, फटाफट आंसर दो इसका। फटाफट आंसर दो। याद आया? ठीक है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं भाई। चलो आ जाओ, देखो SCOT काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारा, किसके लिए, हमारा कीटोलाइसिस में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाता है कीटोलाइसिस में, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया ताकि आपको पता हो जाए। तो ये कीटोलाइसिस, ठीक है, एंजाइम में रिक्वायर्ड फॉर कीटोलाइसिस, किसके लिए चाहिए होता है, कीटोलाइसिस, एंड इज प्रेजेंट इन द, हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी चाहिए, तो कहां मिलेगी एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर। ये कहां नहीं होते हैं, हेपेटोसाइट्स, यानी कि लिवर में नहीं पाए जाएंगे, लिवर को छोड़ के, लिवर में हमको एनर्जी की जरूरत नहीं, लिवर को छोड़ के हर जगह होते हैं ये। ठीक है, तो हेपेटोसाइट सेल एक्सेप्ट फॉर हेपेटोसाइट, कहां नहीं है हेपेटोसाइट, तो हेपेटोसाइट को देखते हुए कि ये लिवर में नहीं होते, हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, फिर बाद बाकी अपना समझ के हिसाब से आपको आंसर करना है। चलो कोई बात नहीं, तो आज लिपिड के हिसाब से उसमें जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके मैंने लिस्ट बना करके यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिजीज को लेकर के आएगा टॉपिक, फिर प्रोटीन को लेकर के। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, अब से संडे वगैरह नहीं हुआ करेंगे, और जब जब मौका मिलेगा छुट्टी वाले दिन खास करके हम लोग अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, मतलब टेस्ट इस तरह से अब आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब से कोई छुट्टी नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर हम क्लास नहीं आज अटेंड कर पाते हैं। जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहा किसी वजह से, वो रिकॉर्डेड क्लास को देखे बाद में। ठीक है ना, तो बेटा सबसे जरूरी चीज मेटाबॉलिज्म में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा बच्चों को याद करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपको नहीं सबको आती है। ठीक है, तो सबको आती है, हम भी जब स्टूडेंट थे हमको भी दिक्कत आई थी। ठीक है, लेकिन तो इसको दूर कैसे किया जाएगा, रिवाइज कर करके। ठीक है ना, बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, साइकिल भी याद कर लोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक, जो क्वेश्चन थे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो करना क्या है बेटा, रिवाइज करना है। ठीक है ना, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ओके, पढ़ोगे ना, साइकिल बेटा अच्छे से कर लेना। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें बचा हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ओके, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में।
तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी। यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है। ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।